नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाते हैं। एक्चुअली पहले हम एक केस डिस्कस करेंगे। आप सभी को याद होगा शारदा यूनिवर्सिटी का केस, जहाँ पर जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया है। कारण क्या था आप सभी को पता है, एचओडी ने साइन नहीं किए थे, उसका पीएचडी चल रहा था एंड समथिंग इस तरीके की चीज़ें थी आपकी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस पूरी घटना पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि हमारे पास हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं हम कहते हैं कि 1090 1098 करके नंबर्स हैं महिलाओं के लिए, और भी 1088 करके आपके महिलाओं के लिए नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स निकाले जाते हैं, एमरजेंसी नंबर्स है हमारे पास, एम्बुलेंस का होता है, 100 नंबर डायल करो पुलिस आ जाती है। तो उस तरीके से नंबर्स हमें दिए गए, बट क्या ये नंबर वाकई बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं? अगर क्या आपने कभी हेल्पलाइन नंबर ट्राई किया है और अगर आपको रिप्लाई आ गया है समय पर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने क्या हेल्पलाइन नंबर ट्राई किया और आज तक रिप्लाई नहीं आया है? कभी आपको उस समय जो सहायता चाहिए थी वो हेल्पलाइन नंबर से अगर आपको मिली है तो मुझे बताइए, नहीं मिली है तो मुझे बताइए, क्योंकि नहीं मिलती है जनरली, राइट? तो ये हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं ये हेल्पलेस जो फील करवाते हैं। कई बार भारत में है हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, भैया अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो आप लोग संपर्क करिएगा। तो ये लड़की भी हेल्पलाइन नंबर पर ट्राई करती है, बट कोई हेल्प नहीं मिलती है एंड फाइनली उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। जबकि सुसाइड से बचने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं हमें, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि हेल्पलाइन नंबर सरकार आखिर देती क्यों है जब ये काम आते ही नहीं है तो, राइट? तो चलिए इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। नाउ कम टू दी टॉपिक, स्पेशली जहां पर हम केस जानते हैं। पहले क्या है, उड़ीसा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 वर्षीय बीएसडी छात्रा और यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने के कारण आत्मदाह घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक ये वाला है आपका केस और एक शारदा यूनिवर्सिटी वाला जो केस है मैंने वो भी आपको बताया है। आगे आते हैं, इस मामले में न केवल शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रति लापरवाही को उजागर किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और इस केस के बारे में कहा है कि हम शर्मिंदा हैं। क्योंकि जिस तरीके से आजकल इंडिया में हमने आईआईएम देखा और फिर आईआईटी देखा, फिर हमने सबसे पहले कोलकाता वाला जो हॉस्पिटल था जहां पर एक नर्स के साथ रेप किया गया था वो देखा, अभी हमने शारदा यूनिवर्सिटी देखा वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था वो हमने देखा, अभी हम ये केस देख रहे हैं। यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में खुले आम उत्पीड़न किए जा रहे हैं, ना ही वहां पर कोई कमेटी इसको सॉल्व करती है जो अंदर है, कॉलेज के अंदर बनी होती है ना आपकी महिला की सुरक्षा के लिए, वो भी इसको नहीं देख रही है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और छात्र बड़े होते हैं यार यूनिवर्सिटीज में, हम सभी बहुत चीजें समझते हैं, जानने लगते हैं, और उस दौरान अगर हमारी चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है, हमें पता है हमें ये काम करना है, फिर भी वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली, तो क्या करेगा इंसान? कभी कभी हेल्पलेस फील करता है वो, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जो रेप कर रहे हैं, स्पेशली रेपिस्ट जो हैं, पढ़े लिखे रेपिस्ट हैं भाई, वो क्यों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, गवार तो होंगे नहीं। वो समाज सेवा भी कर रहे हैं, वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में बातचीत कर लेते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, और सेम वही रेप भी कर रहे हैं। तो रेपिस्ट को पहचानना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग कहते थे कि ऑटो रिक्शा वाले, ठेले वाले, कूड़े कबाड़े वाले ऐसा काम करते हैं, नहीं, पढ़े लिखे भी लोग कर रहे हैं, राजनेता भी करते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। घटना का विवरण, तो आपकी 20 वर्षीय बीएड छात्रा ने कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एचओडी सुमीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने शिकायत कॉलेज प्रशासन से करी, आंतरिक शिकायत समिति जो आपकी होती है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इसके सामने भी दर्ज करवाई, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। आगे देखते हैं, संस्थागत विफलता, कॉलेज प्रशासनों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और आईसीसी ने जांच के बाद आरोपी एचओडी को क्लीन चिट भी दे दी। क्यों? क्योंकि एचओडी का, देखिए ये जो संस्थाएं हैं ना ये फेयर वर्क नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर इनको जो न्याय है वो नहीं मिल पाता है। देखिए अगर मैं किसी संस्थान में हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे जानने वाले लोग इस संस्थान में होंगे, कुछ होंगे जो मुझे सपोर्ट करते होंगे, कुछ होंगे जो मुझे हेट करते होंगे। अब मान लीजिए मेरा सपोर्टर उस विभाग में बैठा हुआ है, मैंने कोई क्राइम किया तो वो क्या करेगा? क्लीन चिट, जाइए कोई बात नहीं, एक पार्टी दे दीजिएगा। तो ऐसे मामले सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है सामने कौन शिकायत करता है, वो समझ ही नहीं रहा है, उस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, और इसलिए ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आगे आ जाते हैं,
इसके अलावा छात्रा ने यौन उत्पीड़न से संबंधित हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया, लेकिन उसे वहां से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इससे उपेक्षा से आहत होकर के छात्रा ने मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना किया। आत्मदाह 12 जुलाई 2025 को निराश और हताश होकर छात्रा ने फकीर मोहन कॉलेज के परिसर से खुद में आग लगा ली थी और एक छात्रा शारदा जो मेडिकल कॉलेज था, जो शारदा यूनिवर्सिटी थी, वहां से कूद गई थी। इस घटना में वो 95% तक जल गई और गंभीर हालत में उसे भुवनेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर चोटों के कारण 14 जुलाई 2025 को छात्रा की मृत्यु हो गई और इस घटना ने स्थानीय समुदाय और देश भर में आक्रोश भर दिया। लेकिन फायदा क्या है? कोलकाता मर्डर केस के बाद भी तो हमारे देश में आक्रोश था, लेकिन क्या उसको फांसी दी गई? उसके लिए स्पेशली जो कलकत्ता थी, उसने एक रेप का मृत्युदंड से रिलेटेड विधायक था, उसको पास करवाया था, लेकिन अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं हुई है। अभी वो बस जेल में ही है। आगे आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। सुनवाई 22 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने घटना को शर्मसार और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, ये कहते हुए कि ऐसी घटनाएं किसी सदी में भी हो रही हैं, जो समाज और संस्थानों की विफलता को दर्शाती हैं। संस्थागत विफलता पर टिप्पणी, कोर्ट ने इसे संस्थागत हत्या बताया है कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हैं। ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट मर्डर कर रहे हैं इस तरीके का, क्योंकि कॉलेज प्रशासन और आईसीसी ने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, उसको सुना नहीं और उनको लगा कि महिला ही गलत होगी। आजकल तो इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है जहां पर ऐसे ही महिला को पहले ही गलत मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माइंडसेट सेट कर दिया गया कि अरे झूठी बोल रही होगी, राइट। आगे बात करते हैं हेल्पलाइन की नाकामी। दिस इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अभी कभी भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके का जहां पर आपको हेल्पलाइन की जरूरत हो और नहीं मिली हो? मोस्टली केसेस में नहीं मिलती। वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी ने कोर्ट को बताया कि छात्रा ने हेल्पलाइन पर संपर्क किया था, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिली। इसके बजाय हेल्पलाइन पर पीड़िता को अक्सर मोरल पुलिसिंग का सामना करना पड़ता है, जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा देता है। झावों की मांग, कोर्ट ने केंद्र सरकार, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों को ठोस सबूत मांगे ताकि स्कूली छात्राओं, गृहिणियों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सशक्त बनाया जा सके। कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। राष्ट्रीय डेटाबेस, सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है, लेकिन हेल्पलाइन और अन्य तंत्र प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई, गिरफ्तारी और निलंबन। ओडिशा पुलिस ने एचओडी सुमीर साहू और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को गिरफ्तार तो किया, लेकिन दोनों को ही छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। पैसे में बिक गए भाई, पैसे में, सिंपली। आगे आते हैं जांच। मामले की जांच ओडिशा पुलिस के आपराधिक शाखा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तथ्यान्वेषण टीम द्वारा की जा रही है। यूजीसी ने कॉलेज की आईसीसी की कार्यप्रणाली और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जांच शुरू करी है। सरकारी सहायता, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और बोला है कि पीड़िता के परिवार को 20 लाख रुपए देंगे, बट द पेन दैट गर्ल सफर एट द टाइम, क्या आप उसको 20 लाख से फुलफिल कर दोगे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर गवर्नमेंट, बिकॉज दे थिंक every compensation should be the money, but not. Sometimes compensation is not all about money. Sometimes it's about your policies. You have to increase this. You have to do something better on that policies. Take actions on time. This is the most important thing. But you just compare with the money, whatever incident going on that day or that time in your state, anything, you just compensate with your money. But it is not like that, genuinely not. आपको जस्ट अपनी पॉलिसीज को मजबूत करना है, और ये जो हेल्पलाइन नंबर नहीं उठाया गया, रिस्पॉन्स नहीं आया, इसको ठीक करना है। दैट इज द रियल कंपनसेशन गाइज, दिस इज नॉट द कंपनसेशन। क्या हो गया इससे? यानी कि आपने कीमत लगा दी उसकी कि 20 लाख रुपए थी उस लड़की की कीमत, मर गई, लो ले जाओ, कंपनसेशन। आगे आते हैं सामाजिक और कानूनी निहितार्थ, सार्वजनिक आक्रोश। इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रति लापरवाही और पीड़ितों को न्याय न मिलने की समस्या को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। एक्स सोशल मीडिया पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कानूनी ढांचा, ये मामला यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे जैसे कि यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम आईसीसी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। आपने बना तो दिया, लेकिन ये काम नहीं करे तो किस लिए प्रभावशाली? और मैंने क्या बोला, 20 लाख नहीं देने थे भाई, इसको और अच्छा करना था। यहाँ पे जो लोग बैठे थे इनको निकालना था कि तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया, इनको वहां से भगाना था, इनकी जॉब खा जानी थी, तब जाकर के कुछ होता, ये रियल कंपनसेशन होता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त उपाय की आवश्यकता है, 20 लाख की नहीं।
ये मैं बता रही हूँ। संवेदनशीलता की कमी, कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि समाज में यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता की कमी होती जा रही है और पीड़ितों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। और हम लोग क्या है, अब रेपिस्ट को रेपिस्ट मानते नहीं है भाई, हम लोग उसको ऐसे जस्ट जाने दे रहे हैं। बहुत नॉर्मल चीज हो गई हमारे यहाँ पे रेप, लिटरली इन इंडिया हम इसको नॉर्मल मांग रहे हैं, क्योंकि इंडिया में रेप इज गोइंग टू दी लाइक लार्जेस्ट ग्रोइंग क्राइम है इन इंडिया। सबसे तेजी से बढ़ रहा है भारत में रेप, क्राइम के तौर पर सबसे ज्यादा इंडिया में रेप बढ़ रहा है। ये रियल है, जाकर के देख लेना, आपको बहुत सारे उसमें मिल जाएगा, जर्नल्स में भी लिखा है, प्रकाशित भी हुआ है, और गूगल में सर्च करेंगे ना कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम कौन सा है, तो आपको रेप दिखाई देगा जो हो रहा है। आगे आते हैं, आगे की दिशा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार और अन्य हितधारकों से यौन उत्पीड़न की शिकायतों में तेजी से और प्रभावी नियंत्रण विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और शैक्षणिक संस्थानों स्पेशली आईसीसी को और सख्त करो तुम लोग, ठीक है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से उनके द्वारा उठाए गए कदमों और सुझावों की रिपोर्टिंग मांगेगा। निष्कर्ष, ये घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि समाज, शैक्षणिक संस्थानों और कानूनी तंत्र की कमियों को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सो दिस इज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।